अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लास्ट वीक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 और उसका लास्ट लेक्चर भी आप लोगों ने देख लिया था लास्ट टाइम। अब अगला नया लेक्चर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। पहले चैप्टर के मुतालिक आपकी जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी मुश्किलात हैं, काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई कोई कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ आया वो भी, और कोई भी पॉइंट। एनीवेज, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का टाइटल है ज़र, मनी। आप जैसा कि आपको मालूम है कि इब्तदाई दौर में हमें जब भी कोई चीज़ लेनी देनी होती थी तो उस वक्त ज़र यानी कि पैसा नहीं होता था। तो लोग किस तरह से करते थे खरीदो फरोख्त, या क्या था निज़ाम। थोड़ा सा इसको बाकायदा तौर पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इब्तदाई दौर में बराह रास्त तबादले का निज़ाम था। यानी बराह रास्त तबादले के निज़ाम से मुराद है कि आपके पास पैसा तो उस वक्त नहीं होता था कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए। उस आप क्या करते थे, अशिया का अशिया के बदले तबादला करते थे, जिसको हम नाम दे सकते हैं बार्टर सिस्टम। यानी कि मैं गंदम ग्रो कर रही हूँ और आप चावल, आपको गंदम की ज़रूरत है तो मुझे चावल की ज़रूरत है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं, आपस में तबादला कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? बराह रास्त तबादले के तहत अशिया का तबादला बराह रास्त अशिया के साथ ही किया जाता है। सारी बात है। अब थोड़ा सा अर्लियर हिस्ट्री में अगर हम देखें, इब्तदाई दौर में लोगों की ज़रूरियात लिमिटेड हुआ करती थी। लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में, गारों में। तो उनको इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत या नहीं हुआ करती थी। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल था, उनकी ज़रूरियात भी उसी तरह सादा हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, सिस्टम डेवलप होता गया, तो वो चीज़ें नाकाफ़ी होती गई। अब इंसान जैसे ही मॉडर्न होता गया, उसे अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए खुराक या जो भी चाहिए। तो ज़ाहिर बात है बार्टर सिस्टम कब तक काम कर सकता था। आप अशिया का अशिया के बदले तबादला करना इतना आसान नहीं है। तो जैसे सिस्टम डेवलप होता गया तो डेफिनेटली फिर ऐसी चीज़ की ज़रूरत पेश हुई कि, कि किस चीज़ को हम ज़र के तौर पे इस्तेमाल करें। आया, अब देख लेते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि बार्टर सिस्टम है क्या। इसमें आपने अशिया का अशिया के बदले तबादला करना है। मेरे पास खाने की कोई भी चीज़ है, केले हैं, आपके पास चावल है, गंदम है। हमें अगर दोनों को एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसका बराह रास्त तबादला कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम में भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि जब तक तो इंसान की लाइफ सिंपल थी तब तक तो काम ठीक था, क्योंकि उस वक्त ज़रूरियात महदूद हुआ करती थी। जैसे जैसे तरक्की होती गई, इंसान मॉडर्न होता गया, तो उसकी ज़रूरियात भी पहले से बढ़ती चली गई। अब हम आज नज़र डालेंगे कि बराह रास्त तबादले के निज़ाम में कौन सी मुश्किलात थी, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से वो सिस्टम बहुत ज़्यादा देर नहीं चल पाया। सबसे पहली प्रॉब्लम इसमें यही आती है कि अशिया की दो तरफ़ा अदम मुताबिकत। अब अदम मुताबिकत का क्या मतलब है? अब ऐसा है, आप और मैं, लेट्स सपोज, आपस में लेन देन कर रहे हैं। आपके पास चावल है, मेरे पास गंदम है। आपको तो गंदम चाहिए लेकिन मुझे चावल नहीं चाहिए, तो क्या हम आपस में तबादला कर सकेंगे? नहीं। और बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि आपको वो इंसान ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि एग्जैक्टली दोनों बंदों को एक ही चीज़, वही चीज़ चाहिए हो जो कि अगला बंदा पैदा कर रहा है। और ये चीज़ निकालना या इस चीज़ को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब मुझे जो चीज़ चाहिए, सबसे पहले अगर मुझे गंदम चाहिए, मुझे वो इंसान ढूंढना है जो कि गंदम पैदा कर रहा है। और लाज़मी ने अगर मैं उसको ढूँढती हूँ, मेरे पास चावल है, हो सकता है कि मुझे तो गंदम चाहिए, ठीक है, मुझे वो पर्सन मिल गया, हो सकता है कि उसको बदले में चावल ना चाहिए हो। तो ये अंडरस्टूड है ना, तो कि इस तरह से आप लेन देन कैसे करोगे।
सबसे बड़ी ये है कि अशिया की दो तरफ़ा आदम मुताबिकत का मतलब यही है कि जो दो पर्सन है उन्हें एग्जैक्टली उस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। आपके आपके मतलब की चीज़ उसके पास है लेकिन उसके मतलब की चीज़ आपके या उसकी ज़रूरत की चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप किस तरह से तबादला करोगे? तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता था कि किस तरह से ऐसे इंसान को ढूंढा जाए कि दोनों को वही एग्जैक्टली चीज़ चाहिए जो दोनों के पास मौजूद हो। आपको गंदम चाहिए तो मेरे पास गंदम हो, मुझे चावल चाहिए तो आपके पास चावल हो। यानी इस तरह की सिचुएशन, जो कि बार्टर सिस्टम में बहुत बहुत मुश्किल था इस तरह की सिचुएशन को ढूंढना। दूसरा क्या है, मुश्तरक पैमाना कदर का ना होना या मुश्तरक मयार कदर का फुकदान। ये दोनों हेडिंग्स हैं, दोनों में से एक ही मतलब है। मुश्तरक मयार कदर का फुकदान, अब ज़ाहिर बात है जो भी चीज़ आप लेन देन में कर रहे हो आप उसको वैल्यूएट नहीं कर सकते, उसको वैल्यू नहीं दे सकते कि मैंने चावल लेने हैं या आपके गंदम, क्या आया कि ये दोनों चीज़ें बराबर भी हैं कि नहीं। आप किस तरह से वैल्यूएट करो कि इतने चावल इतनी गंदम के बराबर हैं। आया चावल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या गंदम की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट या इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था। अब आप ऐसे ही देख लें, अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, आपके हाथ में पेन है, तो अगर पैसा ना हो तो आप किस तरह से वैल्यूएट करो कि एक मार्कर दो पेन के बराबर है या एक पेन दो मार्कर्स के बराबर है। यानी कि आपको नहीं पता कि आपकी चीज़ का क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से आप अपनी चीज़ को वैल्यू करो। ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स हो गए, क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि अशिया का तकसीम पजीर ना होना। हम्म, अब अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करती जाऊँ। एक आदमी है, उसके पास एक गाय भैंस कुछ भी है और आपके पास कपड़े हैं, 10 शर्ट्स हैं। आप एक गाय के बदले 10 शर्ट्स ले लेते हैं, ऐसी एग्जांपल के लिए कर रही हूँ। एक शर्ट के बदले गाय का 10वां हिस्सा तो नहीं आपको मिल सकता, क्योंकि बहुत सारी अशिया ऐसी होती हैं जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते। अब गाय का आप 10वां हिस्सा उतार लेंगी तो आपकी बाकी के हिस्से की क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि वो तकसीम होने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब यही मसला बार्टर सिस्टम में था कि बहुत सारी अशिया को आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। एक गोट है, वो बराबर है कितनी शर्ट्स के, 10। तो फिर मुझे ये बताएं कि एक शर्ट तो गोट का 1/10 पार्ट होगी ना, तो आप वो काट के तो नहीं दे सकते। अगर आपको वो चीज़ चाहिए रेलिवेंट, वो आपको कभी भी एक शर्ट के बदले में गाय का 10वां हिस्सा काट के नहीं दे सकता, क्योंकि इस तरह से चीज़ की वैल्यू ख़राब हो जाती है। और चौथा इसका पॉइंट ये है, ज़ख़ीरा कदर में दिक्कत। ज़ख़ीरा कदर से क्या मुराद है कि आप बहुत सारी अशिया ऐसी होती हैं जिसको आप लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते, चीज़ें ख़राब होने का डर होता है। अब ऐसी हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी, फ्रूट्स, फल, सब्जियां वगैरह, ऐसी चीज़ें जो कि जल्द ख़राब हो जाती हैं, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। अब मैंने अगर एक शर्ट के बदले केले ले लिए, चलो शर्ट तो एक ड्यूरेबल चीज़ है, कपड़े, और उसके इन्वर्स में देखें तो केले ज़्यापज़ीर अशिया है। आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, उसके बाद तो वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल थी कि एक चीज़ को लंबे अरसे के लिए किस तरह से स्टोर किया जाए। तो बार्टर सिस्टम में डेफिनेटली आपके पास कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं था जिसकी मदद से आप इसको मेजर कर पाओ। बहुत सारी चीज़ें थी, ड्यूरेबल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी हैं जो कि जल्द गल सड़ जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, उनको आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। फिफ्थ वन इज़ दौलत की नकल मकानी में मुश्किलात। यानी कि दौलत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल है। कैसे है, अब आपने गाय या कोई भी इस तरह की चीज़ या कोई हैवी चीज़ एक दूसरे से लेन देन में की है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। यही अगर हम आज की एग्जांपल में देखें, कैश हो, आपने वो चीज़ सेल आउट की एक जगह से, उसको आप जाके आसानी से किसी भी दूसरी जगह से ख़रीद सकते हैं। लेकिन अब उस वक्त तो पैसा तो था नहीं, तो लोग तो बार्टर सिस्टम के तहत चलते थे। तो चीज़ें जो हम एक दूसरे से लेन देन करते थे वो इतनी हैवी होती थी या वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जैसे चारा या इस तरह की भी चीज़ें अगर हम एग्जांपल में ले जाएं, ऐसी अशिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल। ठीक है। फिर ये उधार लेन देन में दिक्कत, अब देख लेते हैं। उधार बाटा सिस्टम में ये भी बहुत बड़ी मुश्किल थी कि उधार को किस तरह से मैनेज किया जाए। मैंने आपसे उधार ली,
कोई भी चीज़, चावल लिए, अब जब मैंने उधार रिटर्न करना वो चावल करने हैं, मैंने चावल जब एक टाइम गुजर गया वो चावल वापस दिए, हो सकता है कि जो अगला पर्सन है वो इस चीज़ को एडमिट ही ना करे, वो आप पे ये भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि जो मैंने चावल दिए थे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, जो बदले में आपकी तरफ से चावल आए हैं उसकी क्वालिटी क्या है, घटिया है। यानी उस वक्त ये चीज़ मेरे वाली ज़्यादा अच्छी थी, आप वाली चीज़ अच्छी नहीं है। यानी कि उधार लेन देन में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी कि ये चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हकूमती वसूलियों के हसूल में दिक्कत, अदायगियाँ और वसूलियाँ दोनों आ जाएंगी। अब आप इस तरह से देख लें, आजकल तो हुकूमत हम पे टैक्स लगाती है, हम दे देते हैं कि अपनी अमाउंट में से इतना। हुकूमत ने दो तरह से पहलू लिए जाते हैं ना, एक तरफ हुकूमत टैक्स लगाती है और दूसरी तरफ हुकूमत सब्सिडी देती है, दोनों उलट चीज़ें हैं, एक है टैक्स और दूसरी क्या है, सब्सिडी। टैक्स है जो कि आपसे वसूल किया जाता है, हुकूमत के लिए क्या है, वसूली, और ये सब्सिडी क्या है, अदायगी। यानी हर आपको ये पता होगा, जैसे बिजली का यूनिट अगर पैदा हो रहा है 30 रुपये में, आपको 25 रुपये में मिल रहा है एक यूनिट, तो इसका ये मतलब है कि आपको 5 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, यानी फ़ायदा। उलट होगी ना ये दोनों चीज़ें, टैक्स तो आपसे वसूल किया जाता है, सब्सिडी आपको दी जाती है। ठीक है, यानी ये बहुत सिस्टम अजीब लगता था कि हुकूमत ने कोई चीज़ आपको दी, सब्सिडी में केले दे दिए, या टैक्सों में हमने अमरूद हुकूमत को दे दिए। तो ये चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हो जाती थी इनको। एक तो पता ना कि वैल्यू नहीं पता चलती थी कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है। अशिया के साथ वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक फ्रूट है, कितने फ्रूट्स होते हैं, सेब, केले, अमरूद, अनार, इन सबको एक दूसरे की टर्म में इनकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। पैसे में तो ये होता है हर चीज़ की वैल्यू डिटरमिन होती है, आप इजीली जाके कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं। अब ये है कि आपने जूते की वैल्यू कपड़ों की टर्म्स में भी देखनी है कि एक जूता कितने कपड़ों के बराबर है, जूते की सेब की टर्म में, केलों की टर्म में, यानी आपको इतनी ज़्यादा आप मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी कि हुकूमत की अब अदायगियाँ और वसूलियाँ अगर इस फॉर्म में हों। अब पैसे ने तो ये बड़ी मुसीबत दूर कर दी है ना कि आप इजीली कोई भी चीज़ जब चाहो खरीद सकते हो। अब हुकूमत आपको सब्सिडी में केले दे रही है, हो सकता है आपको केलों की ज़रूरत ना हो और आपने टैक्स में अमरूद दे दिए या कोई भी ऐसी चीज़ दे दी, खा लें, जान उसका क्या क्या यूज़ होता था। खैर ये जो हमारा डिबेट है ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इब्तदाई तारीख में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता था। सबसे पहला इब्तदाई दौर है, उसके बारे में हमने ये अच्छा उसका लास्ट पॉइंट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है खिदमात के मुआवज़ों की अदायगी में दिक्कत। आपने खिदमात के मुआवजे क्या होते हैं, यानी कि आमलीन पैदाइश के मुआवजे भी कह सकते हो। आमलीन पैदाइश, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, अल्टीमेटली तो ये चार अवामिल ही होते हैं ना जो मिलके कोई भी चीज़ पैदा करते हैं। मैं अगर कहीं जॉब करती हूँ, मुझे सैलरी मिलती है। अब हुकूमत हुकूमत वाला खैर उसका कॉन्सेप्ट भी इस तरह से नहीं था। मैंने कोई भी चीज़ सर्व की तो अब उसके मुआवजा की अदायगी किस तरह से मुझे की जाए। अब एक टीचर है ऐसी कर लें, उसने वो तो पढ़ा ही सकता है ना जिसके पास तालीम है, और बाकी वो बदले में बच्चों के बाल तो नहीं कटवाएगा नाई से जाके, या जो भी आप कहें। यानी हमें ये नहीं समझ आती कि अगर हमने कोई भी किसी भी जगह पे सर्व करना शुरू किया है, उसकी सैलरी या उसका रिटर्न उसको किस तरह से दिया जाए, नहीं समझ आती थी। ये सारी मुश्किलात थी जो कि बार्टर सिस्टम के हवाले से थी। आज मैं इस लेक्चर को समराइज़ करती हूँ, फिर बात ख़त्म करूँगी। जैसा कि आपको मालूम है आज हमने सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक और बात आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ, कोशिश करें जैसे चैप्टर नंबर 1 क्लोज़ हुआ उसके एंड में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन है उसको साथ के साथ आप प्रिपेयर करते जाएं। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा जो मैंने क्लियर ना करवाया हो। लर्न इट के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे आप वीडियोस देखें, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक्ड होता है। आपको अगला लेक्चर उस वक्त तक प्रॉपरली समझ नहीं आ सकता जब तक आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक हर पिछला लेक्चर अगले लेक्चर के लिए बेस का काम करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी स्टडीज़ को सीरियस लें, क्योंकि हमें इस टाइम ये नहीं पता कि हालात कब तक ऐसे जाएंगे।
और कब तक ये करना है। काइंडली स्टडी को फोकस करें। आपके लिए ये सब कुछ करने का हमारा मकसद ये है कि घर बैठे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं आज इसको समराइज़ करती जाऊँ कि आज हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने तारुफ़ किया कि इब्तदाई दौर में किस तरह से चला जाता था, बार्टर सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, बार्टर सिस्टम होता क्या है, उस वक्त किस तरह से लेन देन किया जाता था, वो सारी बातें हमने इसमें पढ़ी। फिर बार्टर सिस्टम या बराह रास्त तबादला की मुश्किलात क्या थी, कि किस वजह से ये सिस्टम बहुत लंबा ना चल पाया। इस पर हमने वन बाय वन मैंने आपको हर एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाया। अब ये आपकी चॉइस है, आप इसको अब्दुल गनी चौधरी की बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप इसको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी बुक से पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ये जस्ट आपके माइंड में कन्फ्यूजन होती है और ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी हेडिंग्स का फ़र्क होता है, बाकी आप जिस मर्ज़ी बुक से पढ़ें कॉन्सेप्ट एक ही है। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने आपको रेकमेंड कर दी है, अब्दुल गनी चौधरी की बुक आप परचेज़ कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप लेक्चर लें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।